नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट ऐड के सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपका एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही डेप्थ में देखेंगे। कारण ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक अच्छा फील होना चाहिए। लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम में कितना रिक्वायर्ड होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। ऑल्दो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूलाज और दो चार पॉइंट्स जो हम आपको नोट्स में देते हैं उतना लिख देंगे तो इनफ है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा डीप में उतर के अच्छे से फील करेंगे, फेजर डायग्राम की सहायता से, इक्विवेलेंट सर्किट की सहायता से, इक्वेशंस की सहायता से। तो एकदम पेशेंस से बैठ जाइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। सबसे पहले तो हम आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाना चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन को आप वोल्टेज फ्लक्चुएशन से रिलेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या है, तो ये सब थोड़े से टेक्निकल टर्म है, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह थोड़ा टेक्निकल हो जाता है आपके लिए। हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आपके घर में कभी कभी ऐसा होता होगा कि लाइट अचानक से डिम हो जाता होगा, एकदम कम हो जाता होगा, ठीक है। वोल्टेज एकदम डिम हो जाता होगा। कभी कभी होता होगा कि वोल्टेज एकदम हाई हो जाता होगा, आपके घर में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फैन, बल्ब, ये सब बहुत तेज़ी से चलने लग जाते होंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि बहुत हाई वोल्टेज आ गया, कभी कहते हैं कि भाई वोल्टेज डाउन है, बहुत लो वोल्टेज चला गया। तो ये सारे जो सिचुएशन होते हैं, ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टेज का रेगुलेट होना, आगे पीछे होना, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर में कैसे वर्क करता है जरा इसको समझते हैं। अब आप एक सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है 11/420 kV, तो उस ट्रांसफार्मर में यदि ऐसा हो कि आपके सोसाइटी में लगभग जितने भी घर होंगे सब उससे कनेक्टेड होंगे ना, ऐसा हो कि हम क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि सारे आपके जो सोसाइटी में जितने भी घर हैं जो भी उस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड हैं, वो सब अपना कनेक्शन ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और सारा का सारा कनेक्शन आपके घर में आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके घर में तो बहुत वोल्टेज आ जाना चाहिए, एकदम से सारा का सारा वोल्टेज आपके घर में आ जाना चाहिए, है ना। और जब मान के चलिए कि उस सोसाइटी में कुछ नए लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ नए लोग आ गए और सब अपना पावर रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बढ़ा देते हैं तो इस कंडीशन में आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा था वो तो कम हो जाना चाहिए, यानी कि डिम वो लाइट वगैरह हो जाना चाहिए, वोल्टेज डाउन का सिचुएशन हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए एक ट्रांसफार्मर के केस में। बात पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो सिचुएशन बहुत ही खराब सिचुएशन माना जाएगा, ट्रांसफार्मर बहुत ही बेकार माना जाएगा। इसीलिए एक ट्रांसफार्मर जब हम लोग बनाते हैं तो इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन नेग्लेजिबल हो। जीरो तो नहीं हो सकता, खैर वो तो आइडियल के केस में, लेकिन आपको पता है कि आइडियल कुछ भी नहीं होता। तो हम इंश्योर करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन एकदम कम से कम हो, जीरो के करीब हो। लेकिन जीरो नहीं कर सकते, अगर कर देते हैं तो और भी बेहतर है, ठीक है। तब तो मान के चलिए कि लोड हो या ना हो, बेसिकली बात वहीं पहुंचेगी कि हमारे घर में वोल्टेज सेम आ रहा होगा। सॉरी। लेकिन ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा मशीन हम नहीं बना सकते। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि कम से कम मतलब हमारे रिक्वायरमेंट को नियर बाय फुलफिल करे, यानी कि अगर ज़ीरो रेगुलेशन नहीं दे सकता है तो ज़ीरो के आसपास हो। खैर, आपने ट्रांसफार्मर के एक्सपेक्ट में समझ लिया कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। अब ज़रा इन लाइन्स को पढ़िए, ठीक है। ये लाइंस आपको क्या बताते हैं? ये लाइंस आपको बताते हैं कि टेक्निकली इंजीनियरिंग में वोल्टेज रेगुलेशन का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, जो आपको पेपर्स में लिखना चाहिए। देखिए, एट कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज, यानी कि आपने कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दिया, किसको दिया? ट्रांसफार्मर को दिया, ऑब्वियस सी बात है ना। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, द चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर एक ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग,
ठीक है। और इधर हमारे पास होता है एक सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इस साइड हम जानते हैं कि हम कनेक्ट करते हैं सोर्स, ठीक है, और इस साइड हम कनेक्ट करते हैं लोड। मैंने पिछले कुछ वीडियो में एक गलती किया था, दरअसल मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था। दरअसल मैं गलती से क्या करता था कि यहाँ पे डीसी सोर्स दिखा देता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक एसी मशीन है, ये एसी पे ऑपरेट होता है। तो आप प्लीज़ उसको सुधार लीजिए, ठीक है। आगे से हम ध्यान रखेंगे ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक ना हो। एक्चुअली फ्लो में हो जाता है, हम चाह के तो नहीं करते, और हम जानते भी हैं कि ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी सोर्स कनेक्ट होता है, ये हम सब जानते हैं, ये बहुत बेसिक बात है। तो आप प्लीज़ इसे अगर आपको मिल जाए तो आप अपने नोट्स में सुधार लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ऑल्दो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था इसके बारे में। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई वोल्टेज सप्लाई को हम रखते हैं कांस्टेंट प्राइमरी एंड पे, ठीक है। और सेकेंडरी एंड पे यानी कि टर्मिनल वोल्टेज में मेरा ये वाला मान के चलिए कि ये हमारा V1 है, तो हम टर्मिनल वोल्टेज को V2 मान लेंगे। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ 1, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ 2। कुछ कुछ किताबों में यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 की जगह आपको V1 डैश भी दिख सकता है, तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे, वो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये दिखाने पे है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। नो लोड और फुल लोड का क्या मतलब है भाई? नो लोड का कंडीशन ऐसा जिसमें हमारा यहाँ पे लोड कनेक्टेड ना हो, यानी कि हम इस चीज़ को गायब कर दें, हम इस चीज़ को क्या करें, हम इस चीज़ को गायब कर दें। तो ये कंडीशन हो गया नो लोड का, यानी कि सिर्फ या तो नेग्लिजिबल लोड है या ट्रांसफार्मर से सारे के सारे लोड को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, नो लोड टू फुल लोड विथ रेस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कहने का क्या अर्थ है कि भाई एट अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, कंडीशन क्या रखना है कि वोल्टेज सप्लाई पावर स्टेशन से कांस्टेंट आए, बहुत अच्छी बात है। द चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज में एक चेंज मिलेगा। कैसा चेंज मिलेगा भाई? हम बेसिकली इस डेफिनेशन को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जगह थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, और ये कहने का क्या कहना क्या जा रहा है, इस चीज़ को करते हैं थोड़ा सा डिकोड, ठीक है। डिकोड करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई टर्मिनल वोल्टेज नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। कहाँ पे है भाई? नो लोड टू फुल लोड विथ रेस्पेक्ट टू नो लोड, ठीक है। यानी कि नो लोड वोल्टेज को आप क्या मान सकते हैं? आप अभी हमने बताया कि भाई ट्रांसफार्मर का जब हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग पे फोकस करेंगे, जब हम लोग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे फोकस करेंगे तो इधर E2, ठीक है, इधर E2, मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे बनाऊँगा। तो मैंने बताया कि इधर E2, इधर आपका V2। तो E2, अच्छा लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो दोनों E2 इज इक्वल्स टू V2 होगा ना, E2 V2 के बराबर ही होगा ना मेरे भाई। तो E2 और V2 इक्वल होगा, यहाँ पे V2 नो लोड वोल्टेज है तो E2 उसके बराबर होगा। तो हम क्यों ना E2 को ही नो लोड वोल्टेज मान लें, क्योंकि V2 तो चेंज हो सकता है ना लोड के साथ, लेकिन ये E2 तो हमेशा नो लोड वोल्टेज की तरह ही एक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, नो लोड वोल्टेज के जगह पे हम चाहें तो E2 को लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो कुछ किताबों में ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, BL थरेजा के किताब यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें या तो आपको V2 डैश से दिखाया गया है या आपको V1 डैश से दिखाया गया है। तो ये आप किताब पे अलग अलग ऑथर पे वेरी करता है, कुछ किताबों में E2 से भी दिखाया गया है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा E2 और डिफरेंस किसके बीच में होगा, E2 और हमारा कौन सा है, फुल लोड को हम V2 मान लेते हैं, V2 इज फुल लोड। अपॉन में हम रेफरेंस में क्या लेंगे, हम रेफरेंस में लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज E2 ले लेंगे ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि VR हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या रखना है, वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए।
हम चाहें तो ये सारी चीज़ें लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई E2 से हमने नो लोड वोल्टेज को दर्शाया है, ठीक है, नो लोड वोल्टेज, तब हमारा ज़्यादा सटीक रहेगा, क्योंकि अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग बातें आपको मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए ताकि एग्जामिनर परेशान ना हो जाए कि भाई E2 आपने इंड्यूस्ड EMF तो ऐसा आपको परेशान नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन कर देना है फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। द रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमें हमेशा VR परसेंट में दर्शाना चाहिए। हमें हमेशा VR कैसे दर्शाना चाहिए, हमें हमेशा VR परसेंटेज में दर्शाना चाहिए, और इस चीज़ को हम भूलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम VR को परसेंट में दर्शाएंगे, हम VR को परसेंटेज में दर्शाएंगे। तो परसेंटेज में दर्शाने के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज VR, परसेंटेज VR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, V2 माइनस E2, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी आपको VR जनरली नहीं पूछता है, आपको परसेंटेज VR पूछता है, इसीलिए आप परसेंटेज VR का फॉर्मूला लिखें, सेप ले करें, और दोनों फार्मूला अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपका पॉइंट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को लिखें, मेरा ये सजेशन है। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज रेगुलेशन। अच्छा, यही लाइन को मैंने दोबारा कॉपी कर दिया क्या, कोई बात नहीं है, ये लाइन सेम ही है तो बात ही खत्म है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज डिक्रीज इन द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ऑफ अ ट्रांसफार्मर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन इज द कांस्टेंट अप्लाइड वोल्टेज। बेसिकली वही डेफिनेशन को हमने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों में लिख दिया है, ताकि आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए वैसा याद कर लें, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, मैं आपको क्या कहता हूँ कि खुद से समझिए चीज़ों को और खुद से बना के लिखिए, ठीक है। The difference between no load to full load voltage is due to internal resistant and leakage reactance। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई नो लोड और फुल लोड के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये क्यों होता है, ये होता है इंटरनल रेसिस्टेंट और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से। अच्छा, आपको अगर बढ़िया से हम इक्विवेलेंट सर्किट दिखाएं ना तो इसमें ये चीज़ दिखेगा। आइए हम बढ़िया से इक्विवेलेंट सर्किट को देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, और हमारा एक शंट पैरामीटर भी होता है, ठीक है, शंट पैरामीटर भी होता है जिसमें हमारा रेसिस्टेंट होता है और हमारा इंडक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बेसिकली, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है सेकेंडरी साइड। अभी प्राइमरी साइड के वाइंडिंग को हम पहले दिखाएंगे और देन सेकेंडरी साइड, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं अपने सेकेंडरी साइड को, सेकेंडरी साइड का इंटरनल रेसिस्टेंस एंड इंटरनल रिएक्टेंस, ठीक है। और ये हमारा लोड। अब ये सर्किट आपके लिए कुछ नया नहीं है, ये सर्किट आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। हमने इक्विवेलेंट सर्किट वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से इसका बेसिक बताया है, ठीक है। तो आप शुरू से ही इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये आई थिंक कुछ भी नया नहीं है, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमारा मान के चलिए कि हम अगर यहाँ पे I1 करंट देते हैं तो यहाँ पे एक नो लोड करंट I0 नीचे चला जाता है और बचा हुआ करंट यानी कि I1 डैश यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल रहा होता है बेसिकली I2 डैश करंट, और यहाँ पे जो हमें मिलता है वो है I2 करंट प्रॉपरली, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सपेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हम शंट पैरामीटर को इग्नोर कर देते हैं, हम शंट पैरामीटर को बेसिकली एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो शंट पैरामीटर आप देख रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो शंट पैरामीटर आप देख रहे हैं बेसिकली हम इन भाई साहब को करेंगे इग्नोर, हम इनको करेंगे इग्नोर, और इग्नोर करके कंप्लीटली हटा नहीं देंगे। हम इन सब के कंबाइन इंटरनल रिएक्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस को
एक जगह दिखाना तो पड़ेगा ना, चाहे सीरीज में दिखाएं चाहे शंट में दिखाएं, क्योंकि वायर है तो उसमें रेसिस्टेंट होगा, रिएक्टेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें तो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखानी होंगी। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अभी के लिए इसको बस हटा रहे हैं। ठीक है, इसको बस हटा रहे हैं और इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे हम सीरीज में थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे ताकि आप समझ जाएं। इसीलिए हम क्या है कि पहले पिछले वाला जो हमारा चल रहा था ट्रेडिशनल, उसको बनाया और अब हम थोड़ा सा मॉडिफाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड टू अंडरस्टैंड द वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, इसमें हम लोग एक बात आप नोट करेंगे, एक बात आप नोट करेंगे, क्या नोट करना है कि भाई वी यूजली एलिमिनेट द शंट पैरामीटर। शंट पैरामीटर को हम यूजली इग्नोर कर देते हैं। हमने इसे नोट पॉइंट में इसलिए लिखा दिया ताकि आप थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दें इस बात को, क्योंकि ये इतना हवाई वाला बात नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं कि इन सबको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो हम सबको नाम दे देंगे, भाई हमारा नाम क्या सब हो जाएगा। चलिए, ये हमारा रेसिस्टेंट 1 है, ये हम मान लेते हैं कि भाई रिएक्टेंस 1 है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंट मान लेते हैं इसका 2R2, ये X2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मानने पे है, आपको मन हो तो आप कुछ और मानिए, हम लोग इस पे जनरली कुछ भी मान सकते हैं। ये I1 डैश जैसा कि हमने बताया, और यहाँ हमारा I1। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, एज इट इज़ है, और हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। अच्छा, इतना इक्विवेलेंट सर्किट हम आपको दिखा क्यों रहे हैं? बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन तो यहीं से आप समझ सकते हैं, इतना काफ़ी है अगर आप सेमेस्टर के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर इसको समझना है ना, इसको डेप्थ में उतर के देखना है, तो आप हमारे साथ आइए, हम इंजीनियरिंग के चश्मे से देखेंगे कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, थोड़े डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मज़ा तो तभी आता है ना, अभी हम इतने सारे स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे, इसके अंदर के बातों को समझेंगे। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को बहुत अच्छे से। लेकिन इसको बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम आपको समझा पाएँ कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट कहता था, द डिफरेंस बिटवीन नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज इज ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंट एंड इंटरनल रिएक्टेंस। तो बेसिकली नो लोड और फुल लोड वोल्टेज का जो डिफरेंस था ना, वो क्यों क्रिएट होता था, तो इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो वो क्रिएट होता था एक्चुअली। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को एक और डुप्लीकेट स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो यहाँ से आप एक बात समझिए, ये हमारा जा रहा है I2 जा रहा है ना, तो इंटरनल रेसिस्टेंट बेसिकली सेकेंडरी एंड। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन को जब भी हम कंसिडर करेंगे ना, तो सेकेंडरी एंड पे कंसिडर करेंगे, प्राइमरी एंड पे नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कि हम लोग जब भी कंसिडर करते हैं तो सेकेंडरी एंड पे कंसिडर करते हैं। वी यूजली, मैं लिखवा देता हूँ, we usually consider VR on secondary end। तो मैं इसे कहाँ लिखूँ, सेकेंडरी एंड। क्यों नहीं करते प्राइमरी एंड पे? आप जानते हैं प्राइमरी एंड पे ट्रांसमिशन का जो भी नेटवर्क होगा, बेसिकली यहाँ क्या होगा, ट्रांसमिशन का नेटवर्क होगा, ट्रांसमिशन लाइन होगा। तो वहाँ पे वो लोग इतना इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, वहाँ पे इस चीज़ को उतना ज़्यादा मैटर तवज्जो नहीं दिया जाता। सेकेंडरी एंड पे चूँकि हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। और इससे पहले तो बेसिकली कोई बात नहीं है, बहुत सारा ऐसा सेफ्टी मेजर्स लिया जाता है, ऐसा इक्विपमेंट है। और यहाँ पे आपको पता है कि आपके घर में अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करना होता है।
अच्छा, तो वो जो सेकंड लाइन कह रहा है ना, वो कह रहा है कि बेसिकली ये जो लॉस होता है इस सर्किट में, लॉस कौन कौन सा हो रहा है, I2R2, एक तो हमारा I2R2, ठीक है, प्लस I2X2, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो दोनों लॉस हो रहा है ना, लॉस तो यही दोनों हो रहा है ना, लॉस यही दोनों हो रहा है, और कोई लॉसी एलिमेंट तो नहीं है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज इज ड्यू टू द इंटरनल रेसिस्टेंट एंड इंटरनल रिएक्टेंस, ठीक है। तो हमारा जो लॉस हो रहा है ये है, और इसी के कारण वो हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है। वो हमारा डिफरेंस किसके कारण क्रिएट होता है, यानी कि वो जो डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा था किसके बीच में भाई, E2 और V2 के बीच में, वो कुछ इसके वजह से हो रहा था। यानी कि हमें जो इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन क्या मिल रहा होगा हमें, अगर इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, ये हमारा x है। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, और एक चीज़ हम नहीं भूलेंगे, बेसिकली ये सारा फेजर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है। तो हम जब भी इक्वेशन को लिखेंगे ना, तो वी यूजुअली यूज दिस वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि अभी तो वैसे भी हम इसको फेजर में दिखाने वाले हैं, तो ये वेक्टर्स को हम नहीं भूलेंगे, इसको हम लोग हमेशा कंसिडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या आप इस इक्वेशन को फेजर डायग्राम की सहायता से दिखा सकते हैं? अब तक तो आप इतना सीख ही चुके हैं कि हाँ आप दिखा सकते हैं, और कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि हाँ हम दिखा लेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग साथ साथ दिखाते हैं। चलिए मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में प्रयास कीजिए, और इसको दिखाने का प्रयास कीजिए कि इसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। मैं कोई शेप ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई शेप ढूंढ लेता हूँ। मैंने क्या किया कि पावर पॉइंट में आप जानते हैं कि इस तरह के शेप को ना इस तरह से रीअरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया कि ऐसा बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर लिया सेम इस एरो को, और हम इसी एरो की सहायता से पूरे फेजर डायग्राम को बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पेन से बनाते हैं तो वो बहुत ही अजीब सा दिखता है, आपको बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम कुछ इसी तरह से दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सारे ही जितने भी यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बना लिए हैं उसको हम कर लेते हैं एक साइड में। सेलेक्ट हो नहीं रहा, अच्छा 3 को हो गया। अच्छा इसको भी कर लेते हैं सेलेक्ट, किसी तरह से ये दोनों भी हो जाए। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, इसको हम लोग जीरो रेफरेंस पे लेते हैं, और इसको हम लोग दिखा देते हैं किसके किसके लिए, बेसिकली ये जो हमारा इक्वेशन है, हम इसको अपने साथ लिए चलते हैं। कहाँ लेना है इसको, हमको ले लेना है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको पेस्ट, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बताया कि इसको हम लोग रखते हैं 0 डिग्री के रेफरेंस पे, और इसको दिखा देते हैं इस V2 को हम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ, और हम कलर कोई और ले लेते हैं, येलो, ठीक है। V2 को दिखा दिया हमने। अच्छा, V2 को हमने दिखा दिया। अब अगला काम क्या है, अब अगला काम है कि हम किसी तरह से इस I2 को अगर निकाल ले जाएंगे, तो इस I2 की सहायता से हम R2 को भी दिखा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, यानी कि I2 वाले एक्सिस पे ही हमारा R2 हो जाएगा ना। तो बेसिकली हम I2 को निकाल लें और उसी के 90 डिग्री पे ये X2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी तरह से हम I2 को निकाल ले जाएं तो हम दोनों को ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो I2 कैसा होगा, लीडिंग होगा या लैगिंग होगा? ट्रांसफार्मर के केस में लैगिंग होगा। क्यों लैगिंग होगा? क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर तो ना के बराबर होता है, और जितना देखें तो कॉइल को हम लोग कहते हैं इंडक्टर में करंट करता है लैग। तो ट्रांसफार्मर के केस में लैगिंग होता है, ठीक है। इसको हम एक और कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जैसे कि आपको अलग अलग किताबों में आप अगर डीप में पढ़िएगा ना, इसका डिटेल एनालिसिस करिएगा, तो आपको एक संबंध मिलेगा इसका पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर आई थिंक आप अगर बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपने सर्किट में पढ़ा होगा। क्या होता है, तो भाई पावर फैक्टर को आप सर्किट में पढ़ते हैं जनरली,
लेकिन हम पावर फैक्टर को आपको शॉर्ट में बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर फैक्टर बता देते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। पावर फैक्टर, क्योंकि इसके साथ डील हमको करना ही होगा। मेरा मानना है कि अगर आप सर्किट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, जितना ज़रूरत है उतना हम लोग ले लेते हैं। पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अगर मान के चलिए ये हमारा वोल्टेज है, अगर मान के चलिए कि ये हमारा करंट है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा ना, मान के चलिए थीटा, तो इसी थीटा के कॉस को, यानी कि इसी कॉस थीटा को हम लोग क्या देते हैं, पावर फैक्टर। क्या क्या देते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर क्या देते हैं। अच्छा, पावर फैक्टर का एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है, मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, बहुत डिटेल में मत जाइएगा, जितनी बातें हम बोले उतना बात दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पावर फैक्टर नहीं बता सकते, हमारी भी लिमिटेशन है, अभी हम फिर मशीन क्या ही ख़त्म कर पाएंगे, आप समझते हैं। तो पावर फैक्टर को हम ज़रा जल्दी से देखते हैं। देखिए, 3 कंपोनेंट होता है हमारा पावर फैक्टर के, 2 कंपोनेंट है वैसे, अगर रिजल्ट पावर फैक्टर के 2 कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो हमारा एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, एक हमारा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। अच्छा, एक्टिव पावर को हम लोग दिखाते हैं वी आई कॉस थीटा। जो पावर रियल पावर होता है, एक्टिव पावर को ही हम रियल पावर कहते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं वी आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला है बेसिकली, और पावर फैक्टर का बेसिकली वी आई है, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पेयर, केवीए भी आपको मिल सकता है अगर बड़ा यूनिट कंसिडर कीजिएगा तो, और एक्टिव पावर का होता है वॉट, ठीक है, और इसका भी समथिंग हमारा यूनिट देख लेंगे, ठीक है, इसका भी शायद वॉट ही होता है, खैर अभी हमको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इस चीज़ को, जो अगर हम लोग पावर ट्रायंगल पे अरेंज करेंगे, अगर हम लोग अरेंज करें इस चीज़ को पावर ट्रायंगल पे, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जितना भी यहाँ पे है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पावर ट्रायंगल की जल्दी से, ठीक है, जल्दी से हम पावर ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम पावर ट्रायंगल पे ही देखते हैं, पावर ट्रायंगल, ठीक है। अगर पावर ट्रायंगल में हम आपको इस सारे कंपोनेंट को दिखाएं, तो आपको ये वाला जो कंपोनेंट होता है इधर एकदम 0 डिग्री पे, ये आपका हो जाता है वी आई कॉस थीटा। अब ये कैसे हो जाता है तो हम बता देते हैं, और इसके हॉरिजॉन्टली, सॉरी ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इसके वर्टिकल में एक और कंपोनेंट हो जाता है 90 डिग्री पे, वो हो जाता है हमारा वी आई साइन थीटा। अब आप बता सकते हैं वी आई साइन थीटा क्या है जी, रिएक्टिव पावर है, अब आप बता सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि इन्हीं का ना कंपोनेंट है, वो हमारा हो जाता है पावर फैक्टर विच इज़ वी आई। तो पावर फैक्टर यूनिट वगैरह आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है 90 डिग्री पे, ये एंगल हमारा थीटा, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि भाई थीटा से जो लगता हुआ एंगल है वो कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा। ये आपने अगर फोर्स को बहुत ईमानदारी से पढ़ा होगा तो फोर्स वगैरह में, ये वेक्टर वगैरह में आपको गिवन होता है, वेक्टर जब पढ़ते हैं तो ये सारी कंपोनेंट्स को निकालना शॉर्टकट समझ जाते हैं। यहाँ पे हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आप बोर हो जाएंगे, अगर आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक ठीक ठाक होता है तो वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप थोड़ा स्किप कर लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है, बेसिकली जितना हम समझना चाहेंगे तो पावर फैक्टर हमारा, पावर फैक्टर बराबर दूसरा फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो यहाँ पे होता है वो होता है एक्टिव पावर, पावर अपॉन में रिएक्टिव पावर। अब तो आप इसको निकाल सकते हैं ना कि एक्टिव पावर हमारा है वी आई कॉस थीटा, और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, आप रिएक्टिव पावर नहीं, यहाँ पे एपरेंट पावर लेंगे हम लोग। वैसे सर्किट को भी हम शुरुआत करने वाले थे, सर्किट की भी हम शुरुआत करने वाले थे, पावर, ठीक है,
यहाँ पे अपरेंट पावर बराबर वी आई, ठीक है। हमारा ये अपरेंट पावर है, ये वाला जो है ना, इसी को हम लोग कह देते हैं अपरेंट पावर। अच्छा, तो हमको यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सिर्फ पावर फैक्टर लैगिंग और पावर फैक्टर लीडिंग रिक्वायर्ड है। तो हम इसको कहाँ पे लिखें, हम इसको कहाँ पे लिखें, ये तो पूरा मैशअप हो जाएगा। हम इसको कहाँ पे लिखें, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो शायद कुछ जगह निकल जाए। हाँ, हम इसको नीचे में लिख लेते हैं। तो हमें जो पावर फैक्टर जितना रिक्वायर्ड है वो है, अगर हम देखेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है बेसिकली पावर फैक्टर दो केस की। एक तो हमें आएगा लैगिंग, एक हमें आएगा लीडिंग, लैगिंग एंड लीडिंग। अच्छा, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि भाई लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है। ध्यान रखिएगा, करंट को यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। भाई करंट हमारा जब लैग करेगा, आई जब हमारा लैग करेगा तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, आई जब हमारा लीड करेगा तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। बेसिकली आई से हमको संबंधित रखना है। और आई लैग कब करता है, आई लैग करता है भाई इंडक्टिव सर्किट में, और आई लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में। बहुत बात हम बता दिए हैं पावर फैक्टर के बारे में, वैसे इतना हमको बताना नहीं चाहिए था, इतना ही बस लीडिंग लैगिंग ज़रूरत होता है। इसीलिए इंडस्ट्री वगैरह में पावर फैक्टर जब लैग करे तो हम लोग कैपेसिटिव बैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपके अगर मीटर का बिल आता होगा, बिजली का बिल, तो उसमें पावर फैक्टर मेंशन होता होगा। पावर फैक्टर सबसे बेस्ट होता है यूनिटी 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इससे कम है तो आपका लैगिंग है, और ज़्यादा है तो लीडिंग है। देख लीजिएगा आपका कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेजर डायग्राम पे फोकस करते हैं। फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि भाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट लैग कर रहा होता है। तो भाई करंट के लैगिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे दिखाएंगे, इसको वोल्टेज के नीचे दिखाएंगे, कुछ इस तरह से एक एंगल पे दिखा देते हैं, ठीक है। इस एंगल पे दिखा देते हैं। चलिए, ये चूंकि लैग कर रहा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, पावर फैक्टर लैगिंग का केस। यहाँ पे हम केस कौन सा लिख रहे हैं, पावर फैक्टर लैगिंग, तो लिख देते हैं पावर फैक्टर लैगिंग का केस चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा I2 है, ठीक है, ये हमारा I2 है, पीला वाला ही सही है। अब हम क्या करेंगे कि इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे कि एक और लाइन ले लेंगे जो कि इसके पैरेलल होगा। तो हम यहाँ से एक और लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इसी के पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए, हम इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, पैरेलल है ना। क्यों पैरेलल लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे ना आर वगैरह को, ये आर एक्स ये इन सब को दिखाएंगे तो थोड़ा मैशअप हो जाएगा, हम सही से दिखा नहीं पाएंगे। आपको पता है वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, अगर आप वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर के लॉज पढ़े हैं, तो पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग किए हैं पैरेलल शिफ्टिंग, थोड़ा और नीचे कर लें तो मेरे ख्याल से हम एकदम एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली पैरेलल है, ठीक है। इससे 90 डिग्री पे, इस वाले से 90 डिग्री पे हमारा I2X2 हो जाएगा। और हमें एक चीज ध्यान रखना है कि I2X2 इससे 90 डिग्री पे भी होगा, इससे 3 से 4 गुना बड़ा भी होगा, तो करीब इतना, ठीक है, इतना हम लोग दिखा देते हैं। चलिए, हम नाम लिख लेते हैं I2R2 I2X2। और एक चीज, ये वेक्टर बनाना हम नहीं भूलेंगे, इस चीज को तो हम भूल ही नहीं सकते ना। और ये एंगल हम थीटा दिखा देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो फाई दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमें V2 मिल गया। ये लाइन क्या है, V2 है ना, ये वाला लाइन हमारा V2 है, ये देखिए V2 मिल गया। ये I2X2 मिल गया, I2R2 मिल गया। तो बेसिकली इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, तो वही रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा। चलिए, हम रिजल्टेंट बना लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो रिजल्टेंट आप देख पा रहे हैं, यही रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा E2, ठीक है, यही रिजल्टेंट हमारा E2 हो जाएगा। और ये E2 और V2, E2 चूंकि नो लोड वोल्टेज है, V2 फुल लोड वोल्टेज है, तो इसके बीच का जो एंगल है इसको आप कुछ भी दिखा सकते हैं। सपोज हमने लैम्डा दिखा दिया, आप कुछ और भी दिखा सकते हैं, आप फाई दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जरा लॉजिकली दिमाग से सोचिए कि E2 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा। ये चीज़ हालांकि हमको पहले भी पूछना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी पूछ लेते हैं। आप हमें बताइए कि E2 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा। आपको पता है कि E2 नो लोड वोल्टेज है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं है, तो सामान्य सी बात है, जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं है और किसी एक व्यक्ति को सारा का सारा लोड दे दिया जाए तो उसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा ना। तो E2 हमारा तो बहुत बड़ा होगा अगर रेगुलेशन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया तो, और V2 हमारा छोटा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप डालेंगे अपने नोट्स में, ये VVI है, VVI, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो हम आपको कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से वोल्टेज रेगुलेशन का कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसको हम डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में लगाएं और आंसर मिले, एग्जैक्टली आंसर मिले, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए, और हम जो ढूंढ रहे हैं वो आप भी ढूंढिए। हम थोड़ा सा डैश वाला लाइन ढूंढ रहे हैं, वो जो डैश डैश होता है ना, वो लाइन ढूंढ रहा है। आपको मिल जाए तो हमें बताइए। चलिए, नहीं है, कोई नहीं। हम क्या करते हैं, इसी का हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है इसी का हम लोग कलर चेंज करेंगे, इसी का हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एजम्पशन करते हैं। वैसे ये हमें डैश वाले लाइन से करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो नहीं मिला हमें, इसीलिए हम इसी से कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप प्लीज़ मेंटेन कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वैसे ये आपको अगर डैश वाला लाइन मिल जाए तो आप उससे कर लीजिए, फिगर में आप डैश लाइन दिखा दीजिए, लेकिन हमें चूंकि मिला नहीं तो हम इसी से कर रहे हैं। हम कुछ लाइन बना रहे हैं ताकि हमें इसमें कोई रिलेशन मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए, हम कुछ प्राप्त करना चाह रहा है। तो बेसिकली हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा हमें और एफर्ट करने दीजिए, हम थोड़ा सा और करना चाहते हैं। वैसे हो गया, आप समझिए कि हो गया, काम हो गया हमारा। अच्छा, हम इतना ही करना चाहते थे। ये ग्रीन ग्रीन जो लाइन है ये सब आप डैश लाइन समझिए, इसको आप इमेजिनरी लाइन समझिए, ठीक है। इसीलिए हमने अलग कलर से बनाया। हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बताइए। इतना ही हम कर पा रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये पावर पॉइंट है तो इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह होता नहीं है। इसको जनरली हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो फिर इतना कस्टमाइजेशन तो नहीं कर सकते ना। चलिए, हम इसी कलर से थोड़ा सा यहाँ पे एक एक पॉइंट दिखा देते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट को हम A कह देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग B कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग B कह देते हैं, इसको हम लोग C कह देते हैं, इसको हम लोग D कह देते हैं, इसको हम लोग E कह देते हैं, और क्या कह सकते हैं। बस हो गया इतना ही, ठीक है। तो हम लोग क्या इसमें देखना चाहते हैं, आप ज़रा देखिए। हम कुछ कुछ बातें आपको बताते हैं, आप ज़रा इसमें नोटिस कीजिए। पहले तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, फिगर को, सारे फिगर को कम्प्लीटली छोटा कर लेंगे। जितना हमने लिखा है उसको हम कर लेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ओहो, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में सब चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट मार देते हैं एक बार। ओके, चलिए, हाँ, बहुत शानदार, खाली स्लाइड हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो हम क्या आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, अगर आप देखें कि हमारा अगर इस ट्राइंगल, इस एंगल को देखें, ये थीटा एंगल को देखें, तो यही सेम थीटा एंगल अगर हम
ए बी सी डी सारा तो हम दे दिए, एक और रह गया है, हम उसको भी नाम दे देते हैं। हम क्या आपको दिखाना चाह रहा है, अगर आप ट्राइंगल DEF को देखें, अगर आप ट्राइंगल DEF को देखें, ठीक है, ट्राइंगल DEF को देखें, ठीक है, DEF को देखें और कुछ चीज़ों को नोट करें, ठीक है। क्या नोट करना है, तो भाई DEF को देखना है और एंगल DEF, इसमें एंगल DEF हमारा जो होगा आप देख लीजिए, वो हमारा थीटा हो जाएगा, चूँकि सेम ही है ना, हमने पैरेलल शिफ्टिंग किया है, तो ये चीज़ तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये हमारा थीटा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थीटा हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, एफ EDF कितना हो जाएगा, एंगल EDF हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, चूँकि ये पूरा कंप्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, चूँकि एक एंगल तो हमारा 90 है ना, तो फिर ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे एक और नेमिंग कर देंगे, F तक हो गया, यहाँ पे G कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ट्राइंगल अगर EGD को देखेंगे, अगर हम ट्राइंगल EGD को देखेंगे तो ट्राइंगल EGD को देखेंगे तो किसी और कलर से देख लेते हैं, ट्राइंगल EGD को देखेंगे तो इस ट्राइंगल में EGD को ज़रा ध्यान से देखिएगा, EGD, तो इस ट्राइंगल में आपको GDE क्या मिल रहा है, इस ट्राइंगल में हमारा एंगल GDE क्या मिल रहा है, GDE हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा ना, चूँकि कंबाइन 90 डिग्री पे है तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा ना। अच्छा, ये फिर हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, बेसिकली ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपका अगर ये थीटा हो जाएगा, देख रहे हैं ना, जिस पे हम ओवरराइड कर रहे हैं, ये आपका अगर थीटा है, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो इससे लगता हुआ ये जो लाइन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये लाइन हमारा I2 साइन थीटा नहीं हो जाएगा। अगर हम ED की बात करें, अगर हम लाइन ED की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, I2R2, ठीक है, एक मिनट, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये थीटा है ना भाई, ये वाला तो थीटा है ना, ये तो आप कंफर्म है ना, तो आप जानते हैं कि FE आपका क्या हो जाएगा, I2R2 cos थीटा, तो हम FE की बात कर लेते हैं, FE की बात कर लेते हैं, FE हमारा क्या हो जाएगा, I2R2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, FE अगर हमारा I2R2 cos थीटा हो जाएगा, तो फिर अब हमें क्या देखना है, अब हमें O से लेके E तक का डिस्टेंस मिल चुका है, हमें बेसिकली करना क्या है, हमें O से B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, O से ध्यान रखिएगा, जिस कड़ी में हमें O से F तक हम जानते हैं कि ये V है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, ये V2 है, ये हम जानते हैं, लेकिन O से लेके E तक का डिस्टेंस अब हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें थोड़ा और आगे का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और वो भी हम कर ही लेंगे, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। अब हमें किसी दूसरे ट्राइंगल को पे फोकस करना हो, ये आप जानते हैं ना, ये वाला लाइन जिस पे हम ओवरराइड कर रहे हैं, ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन हमारा है I2X2, ये तो आप जानते हैं, ये हमारा I2X2 है, और ये एंगल भी आपको पता है, ये एंगल कितना है ज़रा बताइए, ये एंगल है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये भी बात आप जानते हैं। तो ये लग रहा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि DC आपका कितना हो जाएगा, DC आपका कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा I2X2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा।
तो मैं इसे I2x2 साइन थीटा लिख लूँ, ठीक है। तो ये साइन थीटा लिख लूँ तो सही रहेगा, साइन थीटा सही रहेगा। तो अब आप बताइए कि ई से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम ही होगा ना, बेसिकली DC, ये DC और ये EB, DC और EB इक्वल ही तो है, DC और EB इक्वल ही तो है, DC इक्वल है EB के, ठीक है। तो ये I2x2 साइन थीटा भी तो इक्वल होगा। तो अब हमें इनडायरेक्टली EB भी तो मिल गया, अब हमें इनडायरेक्टली EB भी मिल गया। EB क्या मिल गया? I2R2 साइन थीटा, ठीक है, I2R2 साइन थीटा। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हमें EB भी मिल गया, यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस मिल गया ना, O से लेके B तक का डिस्टेंस मिल गया। अच्छा, O से लेके B तक का डिस्टेंस हमें मिल गया। O से लेके B तक का डिस्टेंस क्या क्या होना चाहिए, ज़रा देखिए। तो O से लेके B तक के डिस्टेंस में आपका OF आता है, ठीक है, OF आता है, उसके बाद आपका FE आता है, EG आता है, उसके बाद GB आता है। वैसे हमें EB कंबाइन मिल चुका है, तो हमें EB कंबाइन मिल चुका है और हमें OF पता ही था, तो हम बेसिकली इस सारे चीज़ों को लिख लेते हैं। तो हमें पहला OF आता है, ठीक है, OF वेक्टर आता है, ठीक है, प्लस कौन सा वेक्टर आता है, सारे वेक्टर क्वांटिटीज, सारे सब में वेक्टर लगाना है, ठीक है। अगर हम भूल भी जाए तो आप प्लीज़ लगाते रहिएगा। OF आता है और हमारा FE आता है और हमारा EB आता है, ठीक है, बेसिकली यही सारा आता है। अच्छा, तो हम जानते हैं कि OF हमारा V2 पहले से मिला हुआ था, V2 वेक्टर पहले से मिला हुआ था। अच्छा, FE आप यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपका I2R2 cos phi, ठीक है। अच्छा, EB भी आप यहीं से देख लीजिए, तो आपका आ जाता है I2x2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे गलती से हो गया, तो I2x2 एक्चुअली हो जाता है I2x2, ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूँ। अच्छा, I2x2 साइन थीटा, फाई नहीं थीटा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब तो हमें मतलब पूरा डिस्टेंस मिल चुका है, ठीक है। अब हम आपको एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि ये OA जो हमारा है, OA यही हमारा E2 है, यही हमारा E2 है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसको रेडियस मान के, O पॉइंट को रेडियस मान के, तो आपको कुछ आर्क यहाँ, इसका आर्क यहाँ पे मिलेगा, कुछ आर्क यहाँ पे मिलेगा, कुछ समथिंग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। आपको पता है कि सर्कल में सेंटर पॉइंट चूंकि उसका वो फिक्स रहता है, जो भी सेंटर पॉइंट है वहाँ से जो डिस्टेंस लेते हैं उसके इस वाले लाइन तक, वो सारा हम क्या कहते हैं, उसको रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल में सारे रेडियस इक्वल होते हैं, तो बेसिकली OA डिस्टेंस के इक्वल हमारा यहाँ O से लेके, हालांकि यहाँ तक हमारा B है, यहाँ तक हमारा B है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कुछ, यहाँ तक हम क्या मान ले, X मान लेते हैं। तो हम मान क्या लेंगे, OA इक्वल होगा ना, OA इज इक्वल्स टू OX होगा ना, क्योंकि एक सर्कल में सारे रेडियस सेम ही होते हैं ना भाई, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्कल का थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे क्लास 9th का, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि BX कितना स्मॉल डिस्टेंस है, आप BX को देखिए, BX इज एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको हम इग्नोर भी तो कर सकते हैं। चूंकि ये BX बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, सो बाय इग्नोरिंग BF, इसको हम इग्नोर कर दिए। हम क्या किए कि इस BX को हम इग्नोर कर दिए, इस छोटे से डिस्टेंस को अगर हम इग्नोर कर देंगे, इस छोटे से डिस्टेंस को अगर हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारा OB OA इक्वल हो जाएगा ना, तब हमारा OB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा ना। ऑल्दो ये इक्वल नहीं है, इसको इक्वल बनाने के लिए हमको इग्नोर करना पड़ा, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इग्नोर करना पड़ा, बाद में ये मत कहिएगा कि इक्वल है कहाँ। तो हम इस छोटे से डिस्टेंस को
अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं, और ओ बी की वैल्यूज़ हमें पता है, और ओ ए बराबर हम जानते हैं कि भाई हमारा E2 है, ओ ए हमारा E2 है। तो ये सेम चीज़ को हम यहाँ पे, जहाँ पे हम सारा प्रक्रिया यहाँ पे कर रहे हैं इसका, वहाँ पे ले सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि ओ बी हमारा जो है वही हमारा क्या है, E2 है, ठीक है, E2 है ना, E2 है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि आपको इक्वेशन में कुछ नया मिल रहा है, ठीक है, ये एक नया इक्वेशन मिल रहा है। चलिए एक और हम एक स्लाइड ले लेते हैं, आपको हमको बहुत अच्छे से समझाना है, इसीलिए हम एक और स्लाइड ले लेते हैं। हम एक और स्लाइड ले लिए हम, और सेम ही इक्वेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये सेम इक्वेशन हमारा है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी करेंगे तो फिर खराब ही हो जाएगा। चलिए, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा V2 वेक्टर प्लस क्या था हमारा I2 R2 कॉस थीटा प्लस I2 R X2 साइन थीटा, ठीक है, यही हमारा था साइन थीटा। सब पे हमें क्या लगाना है, वेक्टर लगाना है, तो ये हमें नहीं बोलना है। ओके, अब अगर हम वोल्टेज इक्वेशन का अगर हम बेसिकली फॉर्मूला देखें, अभी परसेंटेज वगैरह को आप अपने पास रखिए, उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता था हमारा E2 माइनस V2 अपॉन में E2, ठीक है। अभी हम यहाँ भी बताएंगे कि यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट है, एक अप रेगुलेशन, ये डाउन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये वाला हम जो कंसिडर करते हैं ना ज़्यादातर, ये अप रेगुलेशन कंसिडर करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक अप वाला, एक डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो आपको क्या लिखना ध्यान देना है कि अप वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में फुल लोड वोल्टेज से भाग देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम ऐसे दिखा देते हैं, डिनोमिनेटर में आप V2 से भाग देंगे, और डाउन वाले के लिए यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ हम E2 से भाग देंगे। तो ये हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अलग रखिए, ठीक है, हम अलग कलर से बनाना चाहते थे, खैर छोड़िए, हटाइए। तो उसको उतना पूछेगा नहीं, उतना डिटेल में जाके, और वैसे आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो इस पर हम 3 घंटा बोल सकते हैं, आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में V2 अगर हम घटा दें, V2 अगर घटा दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, E2 से, E2 वाले इक्वेशन में V2 घटा दे तो ये V2 कट जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा। तो बाकी सारा जो हमारा आ जाएगा, वैसे भी हम इसका डायरेक्ट वैल्यू तो लिए थे ना, I2 R2 कॉस फाई टू फाई प्लस, हमने आपको बताया ना कि अगर पावर फैक्टर को कंसिडर करें तो एक हमारा होता है अपरेंट वाला, एक अपरेंट वाला तो कंप्लीट होता है, एक हमारा होता है एक्टिव, एक रिएक्टिव। तो हम बेसिकली रियल पावर जो होता है ना, एक्टिव पावर, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, रिएक्टिव को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए पावर फैक्टर को इतना कंसिडर किया जाता है। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू अगर किसी भी चीज़ को चाहिए तो आपको एंगल को कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर करना ही होगा। तो अब जो वैल्यू मिल रहा है ये लगभग अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं अपॉन में E2, ठीक है। आप चाहें तो I2 को निकाल लीजिए, I2 को निकाल लीजिए, एक इक्वेशन और रख लीजिए, I2 को निकालिए और R2 प्लस X2, सॉरी एक मिनट, R2 साइन, R2 साइन, सॉरी R2 कॉस ना है, कॉस थीटा प्लस I2 साइन थीटा। एक रोचक बात हम आपको बताएं, आप गुस्सा करेंगे लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्या बात है, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये आप क्या बता रहे हैं, बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे वोल्टेज इक्वेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन है ही इतना मतलब लॉजिकल, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। क्यों दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लैगिंग पावर फैक्टर को इमेजिन किया। आज देख लीजिए यहाँ पे, यहीं से हमने लैगिंग पावर फैक्टर को कंसिडर किया है। अगर हम लीडिंग को कंसिडर कर लें तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तब वहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि लैगिंग के लिए हमने शुरू से ही कंसिडर किया है ना, और लीडिंग के लिए कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन में लैगिंग ही पूछेगा। लीडिंग का भी पूछ दे तो कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखिए, आपको गलत नहीं करके आना है, यानी कि सेम ही फॉर्मूला लगा दिए, लीडिंग में माइनस। तो हम कहाँ पे लिख दें भाई, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिखेंगे, तभी आप याद रख पाइएगा। लैगिंग में
लैगिंग में प्लस और लीडिंग में माइनस, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। स्लाइड तो हम आपको दे ही देंगे, ठीक है। चलिए, तो लीडिंग लैगिंग का आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी बातें सेम है, ठीक है। अब वोल्टेज रेगुलेशन में एक और टर्न आता है, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। कंडीशन ऑफ जीरो रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब आएगा, और यही हमें चाहिए एक ट्रांसफार्मर में। एक ट्रांसफार्मर में हमें जीरो रेगुलेशन ही चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमें जीरो चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वी आर हमारा है क्या, वी आर जो अब हमारा अपडेटेड फॉर्मूला है हम उसको साथ में लेके चलेंगे। तो वो हमारा है I2 कॉस थीटा प्लस माइनस I2, ये हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, I2 x2 साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में E2, ठीक है। ये हमारा वी आर है, ठीक है। प्लस और माइनस को आप किसी एक को लीजिए इस कंडीशन के लिए, दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पेपर में आंसर को और लंबा चाहते हैं तो एक बार प्लस को लेके बना लीजिए, एक बार माइनस को लेके बना लीजिए, एक बार लीडिंग वाला एक बार लैगिंग वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि समय भी बीतता जा रहा है, समय वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम किसी एक को लेंगे, ठीक है। जीरो रेगुलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। हम क्या करेंगे, वी आर इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, तो वी आर हमारा क्या है, I2 कॉस थीटा प्लस I2 x2 साइन थीटा। अगर हमने इसको कर दिया बटे में E2, ठीक है, वेक्टर वगैरह देते रहेंगे, वेक्टर को नहीं भूलेंगे, ठीक है, वेक्टर को देंगे। अच्छा, इसको अगर जीरो कर दिया तो जीरो से ये E2 मल्टीप्लाई होके E2 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। E2 जीरो हो जाएगा तो अगले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगले इक्वेशन में हम इन दोनों में से किसी एक को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली किसी एक को हम उस साइड ले जाएंगे, R2, ठीक है। किसको ले जाएं, तो बेहतर रहेगा कि हम इस कॉस वाले कंपोनेंट को ले जाते हैं, ठीक है। इस कॉस वाले कंपोनेंट को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, और साइन वाले को इसी साइड रहने देते हैं। किसी को भी आप ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले जा सकते हैं। बेसिकली हमें किसी एक को ले जाना है, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। आप क्या करें, अब साइन थीटा को रहने दें, इस कंप्लीट को I2 x2 को इधर ले जाएं। तो भाई साइन थीटा को आप छोड़ दीजिए, साइन थीटा को आप यहीं छोड़ दीजिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इस सब चीज को छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन थीटा को यहीं छोड़ देते हैं और ये I2 x2 को अब इस साइड भेज देते हैं। तो माइनस I2 R2 कॉस थीटा अपॉन में I2 x2, ठीक है। अब इस कॉस थीटा को इस साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा I2 को हम काट भी सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस I2 अपॉन में R2 अपॉन में x2। तो बेसिकली जब हमारा R2 अपॉन में x2 करेंगे तो वो अगर टेन थीटा के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं वहाँ पे रेगुलेशन हमको जीरो मिल रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे रेगुलेशन हमको एकदम मिनिमम मिल रहा होगा। अच्छा, क्या ये माइनस ही रहेगा, नहीं, ये प्लस भी हो सकता है भाई, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। फॉर लीडिंग एंड लैगिंग वी हैव टू कंसिडर द बोथ द केसेस, ठीक है। हमको दोनों केस को कंसिडर करते हुए चलना है ना, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं, इसीलिए आप किसी एक को ले, हम एक ही इक्वेशन में दोनों को ले लिए हैं। तो ऐसा एग्जाम में मत कीजिएगा, एग्जाम में किसी एक को लेके बनाइए, वो सही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये वोल्टेज रेगुलेशन यहीं तक ख़त्म हो, मतलब जीरो रेगुलेशन के लिए अब हमने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम कब हो सकता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन, मैक्सिमम भी हो सकता है, बिल्कुल। मैक्सिमा का केस आप जब कैलकुलस में पढ़ते होंगे, कैलकुलस में क्या करते थे, जब किसी इक्वेशन का हमें मैक्सिमम फेज निकालना होता था
साइनोसॉइडल इक्वेशन का जब मैक्सिमम फेज निकालना होता था तो हम उसको कर देते थे डिफरेंशिएट और उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते थे, यानी कि हम dy बाई डी एक्स करके उसे जीरो से इक्वेट कर देते थे तो हमें मिल जाता था मैक्सिमम का केस। तब क्या हमें मिल जाता था? मैक्सिमम का केस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो इक्वेशन हमारा क्या है? इक्वेशन हमारा क्या है जिसको हम लोग इक्वेट करेंगे? वो है हमारा वी आर। तो हम किसको इक्वेट करेंगे? हम इक्वेट करेंगे वी आर को। ठीक है, हम इक्वेट करेंगे वी आर को और उसको जीरो के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तब हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वी आर, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, चलिए, तो वी आर बराबर क्या है? तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा कलर चेंज, ठीक है, कलर कोई और ले लेते हैं हम। चलिए, हमारा वी आर क्या है बताइए? वी आर हमारा है, अभी हमने देखा था कि आई टू आर टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई टू एक्स टू साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में हमारा ई टू। ठीक है, यही है हमारा वी आर। हम क्या करेंगे? इस कंप्लीट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। फटाफट से करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं आई टू आर टू कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस में से कोई एक कंपोनेंट लीजिए, अभी के लिए हम प्लस ले लेते हैं, आई टू एक्स टू साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में ई टू। ठीक है, ई टू बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ई टू को आप बाहर निकाल सकते हैं, ई टू को आप बाहर निकाल सकते हैं, इसको जीरो के साथ इक्वेट करना होगा। ठीक है, तो ई टू को आप निकाल लीजिए बाहर। तो ई टू को अगर हम बाहर निकाल लेंगे, और क्या निकाल सकते हैं हम? आई टू को भी बाहर निकाल सकते हैं ना, ई टू और आई टू दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, तो दोनों को बाहर निकाल लेंगे हम। ई टू और आई टू, सॉरी ई टू नीचे हो जाएगा ना, हम आई टू और ई टू को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, ई टू आई टू को बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो कंपोनेंट हमारे पास बच जा रहा है उसको कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो बाकी कंपोनेंट क्या बच जा रहा है? तो बच जा रहा है आर टू कॉस थीटा अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स टू साइन थीटा अपॉन में डी एक्स, यही बच जा रहा है। इसको करेंगे ज़ीरो के साथ इक्वेट। चलिए, हम कर लेते हैं इसको छोटा, जैसे कि हमने ऊपर वाले को किया है। चलिए, तो इस चीज़ को हम करेंगे अब सॉल्व। तो आर टू भी चूँकि कांस्टेंट है तो आर टू भी निकल ही सकता है ना, आई टू ई टू। ठीक है, आर टू भी हमारा निकल सकता है, तो हम निकाल लेंगे हमारे आर टू को और बाकी जो बच गया कॉस थीटा अपॉन में डी एक्स प्लस, यहाँ भी हम क्या करेंगे? एक्स टू को बाहर निकाल लेंगे और बाकी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि साइन थीटा को करेंगे डिफ्रेंशिएट। हम एक एक प्रोसेस लिख रहे हैं। ठीक है, आपको भी हड़बड़ाना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसको करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको करना है बहुत अच्छे से और सबको इक्वेट करके कर देना है ज़ीरो के बराबर। ठीक है, सबको इक्वेट करके ज़ीरो के बराबर कर देना है। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ई टू जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई टू जीरो से डिवाइड हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड होने पे ख़त्म हो जाता है, तो हम इस टर्म को अब से ख़त्म ही मानते हैं। ठीक है, तो हम इस टर्म को ख़त्म ही कर देते हैं, हम अंदर वाले टर्म को कंसिडर करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा का क्या होता है? भाई डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा का क्या होता है बताइए? कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, यही होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा आर टू
माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और इसका डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और x2 तो है इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, माइनस को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -r2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस x2 कॉस थीटा, ठीक है, 0, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इस वाले टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, आप ये जानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r2 साइन थीटा। चलिए हम क्या करते हैं, इस r2 को इस साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो x2 अपॉन में r2, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा को हम राइट साइड ले गए तो कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू x2 अपॉन में r2, ठीक। कुछ चीज़ आपने नोटिस किया, जब हमने आपको जीरो का फेज बताया, जीरो का कंडीशन बताया था, तो हमने R2 को ऊपर रखा था, x2 को नीचे रखा था, ठीक है, तब हम डिवाइड किए थे। यहाँ पे जब मैक्सिमम का केस है ना, तो x2 को हमने ऊपर रखा और R2 को नीचे रखा, ठीक है। चूंकि अभी हम जो है इसको कर रहे थे किसके लिए, लीडिंग के लिए, अगर लैगिंग के लिए करेंगे तो नेगेटिव भी आएगा, होप सो, कुछ भी आ सकता है। हमने एक केस कंसिडर किया, आप दूसरा केस कंसिडर करके सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर देंगे ना तो सब यूनिफॉर्म दिखेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए हम ये सारे स्लाइड, वोल्टेज रेगुलेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कुल मिला के वोल्टेज रेगुलेशन बराबर अगर हम समराइज करना चाहें, कुल मिलाकर अगर हम समराइज करना चाहें तो हम आपको क्या बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वोल्टेज रेगुलेशन जो आप लेके जाइए यहाँ से, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, फॉर्मूला के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सबसे पहले I2 कॉस थीटा माइनस I2 x2 साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में E2, ठीक है, और इनटू 100%, ठीक है, यही, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप डीप में पढ़िए और अधिक रिसर्च कीजिए तो और मज़ा आएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही होता है, ठीक है, ये सिंक्रोनस मशीन वगैरह में भी होता है। एक और चीज़ हम आपको जाते जाते बता देते हैं, ठीक है, एक और चीज़ बता देते हैं, यहाँ जो आपने ये फेज़र डायग्राम बनाया है ना, तो फेज़र डायग्राम में जो हमने ये एजम्पशन ले लिया कि bx बहुत ही स्मॉल होगा, इस एजम्पशन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बेसिकली डेल्टा को टेंडिंग टू ज़ीरो करना पड़ा, इस डेल्टा को ज़ीरो की तरफ टेंड करना पड़ा। इस चीज़ को, इस एजम्पशन को लेने के लिए हमें ये डेल्टा को ज़ीरो की तरफ टेंड करवाना पड़ा ना, ये ज़ीरो हो जाएगा तब तो, और ये ज़ीरो होने के लिए हमें I2 x2 को भी तो स्मॉल करना पड़ेगा, I2 x2 को भी तो हमें स्मॉल करना पड़ेगा, तो I2 x2 को भी स्मॉल करना पड़ा। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसा आप सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही कर सकते हैं, ऐसा कभी आप सिंक्रोनस मशीन या फिर मोटर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब काम मत कीजिएगा, उसमें ऐसा नहीं होता है। ये एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए है। वोल्टेज रेगुलेशन का अगर यूनिवर्सल फार्मूला चाहिए तो वही है, द डिफरेंस इन द टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी एंड वोल्टेज ऑन अ कांस्टेंट पावर सप्लाई इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। तो यही एक वोल्टेज रेगुलेशन का ऐसा फॉर्मूला है जो कि हर एक मशीन के लिए ट्रू है, लेकिन अगर आपको ट्रांसफार्मर के लिए स्पेसिफिकली चाहिए तो आप ये एजम्पशन ट्रांसफार्मर के लिए रखिए, बाकी किसी में ये एजम्पशन ट्रू नहीं है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद आपका।